हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एपिसोड 18 में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया। हमने ये भी देखा कि कैसे गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया और वो वापस आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक बार फिर से रिज्यूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर और कैसे भारत के अलग अलग तबकों ने उसके खिलाफ रिएक्ट किया। हमने यहाँ पर ऑब्वियसली डिस्कस की बहुत सी चीजें, जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात की। एक तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और साइमन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, उन सभी का जो एकमात्र रिजल्ट जो आने वाला है सामने, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तरीके से जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिबेट डिस्कशंस हुए हैं, जिन चीजों पर हुए, वही आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखेंगे। एंड ये भी कहा जाता है कि इसी एक्ट से हमने काफी सारे जो प्रोविजन और क्लॉज हैं वो यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किए हैं। तो चलिए समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आखिर है क्या। पहली बात, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इस पर्टिकुलर एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई। इस ऑल इंडिया फेडरेशन में सारी की सारी प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसीज जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थी, अलॉन्ग विद प्रिंसली स्टेट्स, ये सब मिलकर ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। अब ऑल इंडिया फेडरेशन का बनना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि क्या प्रिंसली स्टेट्स वाकई में इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस प्रपोजल को लेकर जरूर आया, लेकिन इस पर कोई भी कदम नहीं उठ पाए, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो है उन्होंने यहाँ पे इस फेडरेशन का हिस्सा बनने से मना कर दिया। तो पहला पॉइंट सिर्फ एक सजेशन मात्र रह गया, इसके ऊपर फर्दर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज डिविजन ऑफ पावर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ऑब्वियसली भारत की सरकार को काम करना होता है। उन्हीं सब्जेक्ट्स को यहाँ पे 3 लिस्ट में बांटा गया। पहली है फेडरल लिस्ट, जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। उसके बाद आती है प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करेगी। और फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें जो भी सब्जेक्ट्स एनलिस्टेड है उन पर प्रोविंस और यहाँ पे सेंटर दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग यहां आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 याद है, तो उस एक्ट में यहां हमने देखा था कि कैसे डायरार्की सिस्टम को प्रोविंशियल लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया था और एक तरीके से यहाँ पे काफी हद तक जो ऐसे मिनिस्टर्स थे गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो इलेक्ट होकर आए थे, उन्हें भी एक लिस्ट, जिसको हम ट्रांसफर्ड लिस्ट कहते थे, उसके सब्जेक्ट्स पर काम करने की पूरी आजादी मिली थी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ रहा है, ये यहाँ पे एक तरीके से प्रोविंशियल लेवल पर डायरार्की सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। यानी अब आपको वो 2 लिस्ट, जो प्रोविंशियल लिस्ट 2 में स्प्लिट हुई थी, दैट इज ट्रांसफर्ड एंड ऑब्वियसली रिजर्व लिस्ट, वो चीज अब खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ प्रोविंसीज को पूरी तरह से ऑटोनॉमी दे दी गई। यानी अब प्रोविंसीज जो हैं और उनके जो गवर्नर हैं वो किसी भी तरह से भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ जाते हैं। तो यहाँ गवर्नर को पूरी ऑटोनॉमी है। अगर उसके ऊपर कोई अब बैठा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट है। पहले गवर्नर्स के ऊपर गवर्नर जनरल हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब प्रोविंसीज को पूरी तरह से ऑटोनॉमी इसलिए दे दी गई ताकि इन एरियाज में प्रॉपर तरीके से निगरानी रखी जा सके, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल से ही मेजर अपराइजिंग्स शुरू होती है और फिर जाकर वो तब्दील हो जाती है बड़ी बड़ी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में। हालांकि गवर्नर के पास अपनी कुछ स्पेशल रिजर्व पावर्स है, वो यहाँ पर अपनी काउंसिल्स के द्वारा सजेस्टेड
या फिर प्रपोज्ड बिल्स जो है उनको पूरी तरह से पूरी तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है। वहीं अगर हम डायरकी सिस्टम की बात करें, जो कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डिस्कस किया था प्रोविंशियल लेवल पर, उसको अब यहाँ सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि अब सेंटर में जो फेडरल लिस्ट है उसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो रिजर्व लिस्ट पर काम करेंगे, और जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ट्रांसफर्ड लिस्ट पर काम करेंगे। इसके साथ साथ हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर्ड लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंटरवेन कर सकते हैं, अपनी सजेशंस, अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से सेंटर में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें तो वो बाइकैमरल सिस्टम फॉलो करती है। उसके दो हिस्से हैं, एक फेडरल असेंबली लोअर हाउस और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि अपर हाउस। फेडरल असेंबली जो है वो 5 साल तक उसका टेन्योर रहेगा। दोनों हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनमें आप यहाँ पे दोनों हाउसेज में आप प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी देखेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो यहाँ भारत की जनता के 10% हिस्से को वोटिंग राइट्स भी देती है। अब ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो यहाँ पर सामने तो आया, एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेज ये भी दिखाना चाह रहे थे कि हम सेंटर में यहाँ पे डायरकी सिस्टम लाके इंडियंस के हाथ में काफी ज्यादा पावर जो है वो दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रोविंसीज को ऑटोनॉमी देकर, प्रोविंसीज को डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर लाकर वो यहाँ पर काफी हद तक लोग जो प्रोविंशियल लेवल थे उनके आवागमन, उनके मूवमेंट को भी यहाँ पर काफी हद तक रोक लगा रहे थे। तो इस बार कांग्रेस यहाँ पर क्या करती है, कांग्रेस को लगा कि ये पूरा का पूरा जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये एक तरह का मजाक है, और इस मजाक जो है उसको उसके प्रति रिएक्ट करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। कांग्रेस ने तय किया कि क्यों ना इस बार ब्रिटिश अथॉरिटीज को यह बताया जाए कि इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में भारत की जनता क्या सोचती है। यानी कि कांग्रेस इस पर्टिकुलर एक्ट को अपोज करती है, लेकिन वो एक पब्लिक ओपिनियन भी क्रिएट करना चाहती थी। वो ब्रिटिश अथॉरिटी को बताना चाहती थी कि कैसे अब भारत की जनता बहुत हद तक अवेयर है अपने राइट्स को लेकर, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर इस तरह के एक्ट जो है उनके खिलाफ भारत की जनता भी अपना जवाब देगी। तो कांग्रेस ने सोचा क्यों ना आने वाले इलेक्शंस में खड़ा हुआ जाए, इसी पर्टिकुलर मुद्दे को अपना प्रोपागेंडा बनाया जाए। अगर वाकई में भारत की जनता को ये एक्ट नापसंद होगा तो वो जरूर हमें वोट करेगी और हमें इलेक्शंस में जिताएगी, और इससे साबित हो जाएगा कि भारत की जनता इज ऑल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट देयर राइट्स। तो हुआ भी यही, इलेक्शंस हुए 1937 के, और इलेक्शंस में 11 में से 7 प्रोविंसीज जो हैं उसमें आप कांग्रेस की सत्ता आते हुए देखेंगे। 5 प्रोविंसीज में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल की, और 2 प्रोविंसीज में कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर वो यहाँ पर सत्ता में आती है। यानी कि भारत की जनता भी इन एक्ट्स को काफी अच्छे से एनालाइज करना सीख गई थी। काफी हद तक कहा जाता है कि ये जो 7 प्रोविंसीज थी इसमें पहली बार भारत की जनता ने ये देखा कि कैसे एक ऐसे देश में रहा जा सकता है जहां पे सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। मतलब पहली बार भारत की जनता जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट को एक्सपीरियंस कर पा रही थी। वो यहाँ पर आजादी किस तरह की होगी उसमें एक तरह से सांस ले पा रही थी। तो ये पर्टिकुलर पीरियड जो कांग्रेस की मिनिस्टर्स का रहा है इन 7 प्रोविंसीज में वो बहुत ही बेहतरीन रहा। उन्होंने यहाँ पर हर तबके में रिफॉर्म्स जो है वो लाने की कोशिश की। इवन अपनी सैलरी को काटकर उन्होंने यहाँ पर उस पैसे को काफी हद तक लोगों की लाइफ को बेहतर करने के लिए इन्वेस्ट किया। तो ये सब चीजें जो है वो कांग्रेस करती है। हालांकि कांग्रेस की सत्ता 5 साल तक रही जानी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और इसके पीछे का कारण है वर्ल्ड वॉर 2।
एक तरीके से कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल 4 महीने रूल करती है और उसके बाद कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। इसी बीच यहाँ पे 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया कि वो कंट्री का पार्टीशन चाहते हैं, वो एक आजाद देश चाहते हैं जिसमें मुस्लिम्स जो है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा। ये सारी चीजें एक साथ हो रही है, ये सब चीजें आपको एक साथ होती हुई देखने को मिलेंगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। 1939 के दौर को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पिछले सेशंस में भी ये बताया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड करता है, उसके विचारधारा काफी हद तक कांग्रेस के द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय में काफी हद तक देखने को मिलती है। 1939 के यहाँ पे कुछ ऐसे सेशंस रहे जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो काफी एक्टिव रहे हैं। एक तरीके से त्रिपुरी सेशन जो है वो ऐसा ही एक सेशन था। त्रिपुरी सेशन में आप देखेंगे कि यहाँ वोटिंग हुई, एक तरह से सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरी ओर गांधी जी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव जो है अपनी तरफ से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर मैं वोट्स की बात करूं तो 80% वोट्स जो है वो यहाँ पर 80 से भी ज्यादा, हम कह सकते हैं 90% वोट्स जो है वो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के फेवर में आए प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में और पट्टाभी सीतारमैया इन इलेक्शंस में हार गए। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है बल्कि ये तो मेरी हार हो गई और सुभाष चंद्र बोस जो है उन्हें इस बात का बुरा लगा और उन्होंने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। काफी हद तक कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लीडर्स के बीच में ये एक मेजर टसल जो है वो जारी था और इसी बीच 3 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 भी डिक्लेयर हो गया। जर्मनी में एक लीडर आ गया था जिसने जर्मनी की जनता को ये एहसास कराया था कि कैसे हम हमारी डिग्निटी, हमारी रिस्पेक्ट जो है, हमारी राइट्स जो है वो वापस ले सकते हैं। ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर और यही हिटलर जो है वो पोलैंड पर हमला करता है जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के गवर्नर जनरल जो रहे उन्होंने यहाँ पर भारत के बारे में ये कहा कि भारत जो है वो अलाइड नेशंस यानी ब्रिटेन और फ्रांस का सपोर्ट करेगा फासिज्म के खिलाफ लड़ने में, जर्मनी के खिलाफ फाइट करने में। कांग्रेस के मिनिस्टर्स इस चीज से बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के गवर्नर जनरल जो है वो बिना हमारे साथ किसी तरीके का विचार विमर्श किए इतना बड़ा अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं, जबकि 11 में से 7 प्रोविंसीज में तो कांग्रेस रूल कर रही थी। एंड इसी वजह से यहाँ पर आपको वार्धा सेशन होता हुआ देखने को मिलता है 1939 में। एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि इस वार्धा सेशन में क्या किया जाना चाहिए आगे, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। गांधी जी का मानना था कि हमें वाकई में ब्रिटेन का साथ देना चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि वो फासिज्म के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और क्या पता इससे अंग्रेज जो है उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो आगे चलकर हमें आजादी सौंप दे। वहीं सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में काफी बिजी रहेगा, हमें पीछे से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए और अपनी आजादी को छीन लेना चाहिए। फिर आए जवाहरलाल नेहरू जो वार्धा सेशन को प्रेसाइड कर रहे थे उस साल, और आप देखेंगे कि उनका मानना था कि वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ओपोनेंट्स कौन है, सुप्रीम पावर्स। तो हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला इस वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करके। अगर ब्रिटेन जीता तो हम उनकी कॉलोनी वैसे ही है, कॉलोनी ही रहेंगे। अगर जर्मनी जीता तो शायद जर्मनी की हम एक नई कॉलोनी बन जाए। तो हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें, बल्कि हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर पीरियड में ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ कुछ हद तक नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। और तभी कांग्रेस ने यहाँ पर एक ऑफर रखा। उस ऑफर के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला, कांग्रेस का कहना था कि ब्रिटिश अथॉरिटीज आज ही भारत को आजाद कर दे और आजाद भारत के तौर पर भारत एक तरीके से अलाइड नेशंस को वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करेगा। और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज जो है वो यहाँ पे इंडियन लीडर्स जो है उनकी हेल्प कर सकती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में।
जिसके साथ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट के बाद प्रॉपर इलेक्शंस होंगे और यहाँ पे प्रॉपर तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में आ सकेगी। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिमांड्स जो कि कांग्रेस के द्वारा उस समय के वाइसरॉय के सामने रखी गई। लेकिन उस समय के जो वाइसरॉय हैं वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिमांड को पूरी तरीके से मना कर देते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड और वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर देती है। यानी कि कांग्रेस की सत्ता सातों प्रोविंसीज में गिर जाती है